हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लक्ष्य आईएएस पीसीएस में। और जैसे कि दोस्तों हम पीसीएस के लिए पॉलिटी जो सब्जेक्ट है उसका हम रिवीजन कर रहे थे। और रिवीजन के क्रम में हम आज जो रिवीजन करेंगे वो अध्याय 4 करेंगे, ठीक है नहीं। जो चौथा अध्याय है उसे हम रिवीजन करेंगे। बाकी 3 लेक्चर मैं करा चुका हूँ, 3 अध्याय में करा चुका हूँ। वो आपको प्ले लिस्ट में जाओगे, प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएंगे। यूपी पीसीएस क्विक रिवीजन करके जो एक फाइल बनी होगी, मतलब प्ले लिस्ट में, उसमें आपको ये सारे वीडियो मिल जाएंगे। उसमें उसी में पॉलिटी रिवीजन, ठीक है नहीं, यूपी पीसीएस पॉलिटी रिवीजन के नाम से, ठीक है। तो शुरू करते हैं अपना आज का जो पठन पाठन का कार्य है। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों संघ और इसके क्षेत्र। इस चैप्टर के माध्यम से हम कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल वाला मामला है या मेन कॉन्स्टिट्यूशन जो वहाँ से शुरू हो जाता है, वैसे तो मेन तो चल ही रहा है लगभग, लेकिन यह है कि जहाँ से आर्टिकल की व्यवस्था शुरू हो जाती है उस भाग में हम एंटर कर चुके हैं। अब भारत जो है वो राज्यों का संघ है, ठीक है नहीं। और भारत जो संघ के संदर्भ में यूनियन वर्ड यूज हुआ है भारत में। तो इंडिया द यूनियन ऑफ स्टेट, इंडिया द यूनियन ऑफ स्टेट, इस टाइप से जो है बात शुरू हुई है, ठीक है नहीं। आर्टिकल पहला जो संविधान का है वो यही कहता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, यानी यूनियन ऑफ स्टेट होगा, न कि फेडरेशन ऑफ स्टेट। तो हमें ये पता होना चाहिए कि यूनियन ऑफ स्टेट और फेडरेशन ऑफ स्टेट में अंतर क्या होता है। तो भारत के संदर्भ में जो वर्ड यूज हुआ है यूनियन ऑफ स्टेट, भारत राज्यों का संघ होगा, ये कॉन्स्टिट्यूशन का पहला जो आर्टिकल है संविधान का वो कहता है। देखो फेडरेशन ऑफ स्टेट जो ये लैंग्वेज है, ये राज्यों का परिसंघ, ये अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है। अमेरिका चूँकि 50 राज्यों का संघ है, और अमेरिका जो आपके पास अमेरिका में जो सेंटर है वो राज्यों की सहमति का परिणाम है। यानी 50 राज्य एक साथ आए, मान लो ये जैसे ये यूएसए है, तो आपके पास इसके आसपास ये 50 राज्य हैं, ये एक साथ आए और इन्होंने एक कहा कि हाँ भाई एक सेंटर में एक आपके पास सरकार होनी चाहिए जो पूरे अमेरिका को रिप्रेजेंट करे। तो 50 राज्य एक साथ आते हैं और उसके बाद आपसी सहमति का परिणाम होता है और एक संघ का निर्माण होता है, ठीक है नहीं। और जिसे क्या कहा जाता है, फेडरेशन, एक परिसंघ का निर्माण होता है, फेडरेशन। जबकि भारत में आपके पास, भारत में जो भारत है इंडिया, ये राज्यों की सहमति का परिणाम नहीं है। यहाँ पर आपके पास भारत द यूनियन ऑफ स्टेट, भारत के चारों जो स्टेट है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, इन सबको मिलाकर इंडिया बना है। इंडिया द यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कि जैसे आपके पास हम मैथ में पढ़ते थे उस टाइम पर, जैसे ए और बी का एडिशन करना तो यूनियन वर्ड का यूज होता है, ए यूनियन बी। तो इंडिया द यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कि भारत में ऐसा नहीं है कि राज्य आए और उन्होंने सहमति बनाई और भारत का निर्माण हुआ जैसा अमेरिका के संदर्भ में। भारत में आपके पास जो है राज्यों को मिलाकर आपके पास एक संघ बनाया गया जिसके संदर्भ में वर्ड यूज हुआ यूनियन, ठीक है नहीं। तो हमारे यहाँ भारत जो है राज्यों का संघ है, यानी राज्यों की सहमति का परिणाम नहीं है, बल्कि सारे राज्य भारत की टेरिटरी के भाग हैं। और भारत में जो राज्य हैं उन्हें भारत जो संघ है, यूनियन है, उससे अलग होने का अधिकार नहीं है। इसलिए भारत के संदर्भ में एक बात की जाती है कि भारत विभाजित राज्यों का अविभाजित संघ है। यानी कि राज्यों को तो विभाजित किया जा सकता है, भारत में राज्यों को कम ज़्यादा किया जा सकता है, लेकिन संघ को आपके पास विभाजन नहीं हो सकता। जबकि अमेरिका में आपके पास अमेरिका विभाजित राज्यों का, मतलब अविभाजित राज्यों का अविभाजित संघ है, वहाँ आपके पास राज्यों को विभाजित नहीं किया जा सकता। हमारे यहाँ ऐसा हो सकता है।
अमेरिका अविभाजित राज्यों का अविभाजित संघ है और भारत जो है विभाजित राज्यों का अविभाजित संघ है। तो यूनियन और फेडरेशन, ये दोनों बातें आपके समझ में आई होंगी। तो फेडरेशन जो वर्ड यूज होता है वो अमेरिका के संदर्भ में यूज होता है और यूनियन जो वर्ड यूज होता है वो भारत के संदर्भ में होता है। ये आपको समझनी पड़ेगी। तो संविधान का जो आर्टिकल 1 है वो यही कहता है द यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है नहीं। तो भारत जो है राज्यों का संघ है, राज्यों की सहमति का परिणाम नहीं है, यानी कि राज्य जो है भारतीय संघ का अभिन्न हिस्सा है। अभिन्न हिस्सा का मतलब राज्य भारतीय संघ से अलग नहीं हो सकते, इन्हें भारत से पृथक होने की स्वतंत्रता नहीं है किसी भी कीमत पर। क्लियर हुआ यहाँ तक? आपको समझ में आया कि परिसंघ और संघ में क्या अंतर होता है, और भारतीय जो संघ है वो क्या है और अमेरिकी संघ जो है वो क्या है? तो वही सिंपली आपके क्लियर हुआ। उसके बाद अब तुम जो कहते हो ना कि बहुत कि सर आर्टिकल याद करवा दीजिए आर्टिकल, मैंने आपसे एक बार यही कहा कि आर्टिकल रटने नहीं होते हैं, आर्टिकल खुद पे खुद याद हो जाएंगे। जब एक बार आप कॉन्स्टिट्यूशन को पूरा पढ़ लोगे तो आर्टिकल स्वतः ही याद हो जाएंगे, एक दो बार के रिवीजन में। अब आप आर्टिकल 1 कभी नहीं भूलोगे। आर्टिकल 1 क्या कहता है? भारत राज्यों का संघ है। तो अब बताइए इस आर्टिकल को रटने कोई याद करने की जरूरत है? या आपकी चीज़ें समझ में आ गई तो आप आराम से कर लो, मतलब जानकारी कर लोगे कि ये बात किस आर्टिकल के अंतर्गत है या इस आर्टिकल में क्या बात है। आर्टिकल जो दूसरा अनुच्छेद जो 2 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ये कहता है कि भारत में जो संसद है, भारतीय संसद को ये पूर्ण अधिकार है कि वो नए राज्यों को संघ में शामिल कर सकती है या फिर नए राज्यों की स्थापना करने। यानी कि भारतीय जो हमारे यहाँ जो संसद है भारत की, जिसके 2 आपके पास भाग हैं, लोकसभा और राज्यसभा, संसद को ये पूर्ण अधिकार है कि वो नए राज्यों को संघ में शामिल करे या फिर नए राज्यों का निर्माण करे या स्थापना करे। यानी कि हम यहाँ से ये सीखे कि किसी भी नए राज्य को संघ में एंट्री कराने का या फिर नए राज्य के जो निर्माण का जो अधिकार है वो किसके पास है? संसद के। ये कहाँ बात है? आर्टिकल 2 में। ऐसा करके याद करा को, रिवीजन का ये तरीका होता है। उसके बाद अनुच्छेद 1 में भारत जो है उसे 3 क्षेत्रों में बांटा है। थोड़ा सा ये भी समझ लो। देखो मैं जो आपको समझा रहा हूँ मैं आपको भगाने की कोशिश नहीं कर रहा, ठीक है नहीं, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो आप क्वेश्चन आएगा तो वहाँ बना दोगे। खेल केवल समझने का है, और रट्टा मैं अगर जल्दी जल्दी आपको करा दूँ तो रट्टा मार के आप जाओगे, कोई फायदा नहीं होगा। तो खेल समझने का, जब आपने एक बार पॉलिटी समझ लिया, भले ही आपको रिवीजन का कम समय मिला, लेकिन आप बना जाओगे अगर आपने समझ आपकी उस स्तर पर है तो। अनुच्छेद 1 में आपके पास भारतीय जो क्षेत्र है, देखो भारतीय संघ और भारतीय क्षेत्र 2 अलग अलग बातें हैं। जब हम भारतीय संघ की बात कर रहे हैं तो उसमें आपके पास राज्य और केंद्र ये बातें आएंगी। जब हम भारतीय क्षेत्र की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर संघ शासित प्रदेश भी आ जाते हैं। अगर मैं कहता हूं, और एक वो क्षेत्र भी आते हैं जिन्हें भारत कभी भी अपने अंदर अधिग्रहण कर सकता है, जैसे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, अगर वो भारत के अंदर एंटर करेगा तो ये संसद का अधिकार है, तो भारतीय क्षेत्र का भाग है। तो जब कभी टर्मोलॉजी यही यूज हो भारतीय संघ, तो आपके माइंड में ये बात फिट हो जानी चाहिए कि भारतीय संघ की बात अगर है तो राज्यों के संदर्भ में बात है। अगर भारतीय क्षेत्र की बात आए तो वो थोड़ा सा बड़ा एक आपके पास टर्म है। भारतीय क्षेत्र में केंद्र शासित प्रदेश और वो क्षेत्र भी आ जाएंगे जिन्हें भारत जो है अपने भारत सरकार अधिग्रहित कर सकती है, ठीक है नहीं। तो ये आपको याद रख लो। और अनुच्छेद 1 में तो क्या है? भारत राज्यों का संघ है, ये बात कही गई है। अनुसूची 1 उसमें भी ये कहा गया कि भारतीय संघ के घटक राज्य और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख है। अनुसूची जो पहली है उसमें भारतीय संघ से जो राज्य जुड़े हुए हैं या संघ शासित प्रदेश जो जुड़े हुए हैं उनके बारे में उल्लेख है। तो हमें 2 बातें याद हो गई, एक तो अनुच्छेद पहला भी याद हो गया और अनुसूची 1 भी याद हो गई। जब स्वतंत्र हुआ भारत
उसके बाद जो ब्रिटिश प्रांत थे, जो ब्रिटेन सरकार के सीधे अंडर में थे, और देसी रियासतें थी, ठीक है नहीं, उन सबको एकीकृत करने वाले जो भारतीय राज्यों को 4 श्रेणी में बांटा गया। यानी कि जब स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो ब्रिटिश भारत था, यानी कि जिस पर अंग्रेजों का सीधा शासन था, और जो देसी रियासतें थीं, उन सबको मिलाकर जो है पूरे भारतीय राज्यों को 4 श्रेणी में बांटा गया था। पहली जो श्रेणी थी उसके अंतर्गत कौन कौन से आपके पास, उसमें 216 रियासतें थीं, देसी रियासतें, और राज्य ये असम, बिहार, ये जो रियासतें थी आपके पास, जैसे श्रेणी फर्स्ट के राज्य है, और उसके अंदर ही थी आपके पास 216 रियासतें। और उन श्रेणी फर्स्ट के राज्य में कौन कौन से थे, असम, बिहार। ये याद करने वाली बात नहीं है, ये केवल आपको समझाने के लिए, ये एग्जाम में नहीं आएगी, ठीक है नहीं। ये सारे राज्य थे। श्रेणी 2 में आपके पास 275 रियासतें, मतलब रियासत नई प्रशासनिक इकाई बनी, और इसमें कौन कौन से थे, ये आपके पास। और श्रेणी सी जो है उसमें 61 रियासतें थीं, अजमेर, भोपाल, दिल्ली, ये सब। और डी के जो राज्य हैं वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है उसे श्रेणी डी में रखा गया था। तो केवल आपको समझने के लिए है कि स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद भारतीय जो क्षेत्र था, जिसमें ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासतें शामिल थीं, उन्हें 4 भागों में बांटा गया। श्रेणी ए में जो है कुछ राज्य, श्रेणी बी में आपके पास कुछ देसी रियासतों को शामिल करके कुछ राज्य, ऐसी श्रेणी सी में, और श्रेणी डी में जो है आपके पास अंडमान निकोबार द्वीप समूह को श्रेणी डी में रखा गया, ठीक है नहीं। इस टाइप से भारतीय राज्यों का जो बंटवारा है, भारतीय क्षेत्र का बंटवारा 4 श्रेणियों में किया गया। उसके बाद क्या होता है देखते हैं। उसके बाद जब हम राज्यों के क्षेत्र की बात करें भारत में, तो वर्तमान में भारत में 2020 के अनुसार 28 राज्य हैं। पहला 29 राज्य थे, लेकिन एक जम्मू कश्मीर का राज्य का स्टेटस 2019 में ख़त्म कर दिया गया, और जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो इसलिए आपके पास राज्य जो भारत में हो गए वो तो हो गए 28, और केंद्र शासित जो क्षेत्र हैं वो आपके पास हो गए 8, ठीक है नहीं। ये संघ राज्य क्षेत्र। अंडमान और निकोबार जो है एक द्वीप समूह है, लक्षद्वीप भी आपके पास द्वीप समूह है आपके पास, और चंडीगढ़, पुदुचेरी और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली आपके पास, ये संघ शासित लद्दाख, जम्मू कश्मीर, दादर नागर हवेली, ये सब संघ जो शासित प्रदेश हैं उनके नाम हैं, ठीक है। जो वर्तमान में संघ शासित प्रदेश हैं उसमें अंडमान निकोबार है, आपका दिल्ली है, जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, पुदुचेरी है, दमन द्वीप है, दादर नागर हवेली है, दादर नागर हवेली और वह दमन और द्वीप, ठीक है नहीं, लक्षद्वीप है। ये सारे जो है 8 संघ क्षेत्र में शामिल है। उसके बाद संघ राज्य क्षेत्र क्या होते हैं और राज्य क्या हैं या केंद्र शासित प्रदेश क्या हैं, इनके बारे में जान लेते हैं। देखो, संघ राज्य क्षेत्र वो होते हैं जो संघ यानी केंद्र के आपके पास जो है प्रशासन के अंदर में है, जिन पे केंद्र सरकार का सीधा नियंत्रण होता है, जो केंद्र सरकार द्वारा सीधे प्रशासित होते हैं, उसे बोलते हैं संघ राज्य क्षेत्र। राज्य वो हैं जिन्हें आपके पास जो संघीय प्रणाली के सदस्य हैं और जिन्हें संविधान से अधिकार मिले हुए हैं और राज्य सूची के जो विषय हैं उन पर कानून बनाने के लिए राज्य स्वतंत्र है। केंद्र शासित प्रदेश वो हैं जो सीधे केंद्र द्वारा प्रशासित होते हैं, केंद्र शासित प्रदेश। संघ क्षेत्र के ही ये आपके पास जो संघ राज्य क्षेत्र है ये केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित और प्रशासित होते हैं, इन्हें केंद्र शासित प्रदेश भी कहा जाता है। तो केंद्र शासित प्रदेश का मतलब जो केंद्र द्वारा सीधे, जिन पर केंद्र सरकार का सीधे शासन होता है। अधिकृत क्षेत्र वो होते हैं जो केंद्र सरकार द्वारा प्रशासित होते हैं। ये अधिकृत क्षेत्र यानी सरकार ने किसी क्षेत्र का अगर अधिग्रहण किया है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही वहाँ नियंत्रित और प्रशासित होंगे। बस ये कोई ज़रूरत नहीं, अब तो ये राज्य बन चुके हैं, इनके बारे में ज़्यादा पढ़ने की नहीं। अब आता है राज्यों का संघ। इस संदर्भ को हम बात, ये 3 टर्मिनोलॉजी हैं, एक राज्यों का संघ, एक भारतीय क्षेत्र और एक भारतीय संघ।
इनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। एक होता है भारतीय संघ, इंडियन यूनियन, इंडियन यूनियन, और एक अमेरिकन फेडरेशन। तो हमारे यहाँ जो अमेरिकन फेडरेशन है उसकी तरह हमारे यहाँ संघ नहीं है। हमारे यहाँ जो संघ है, यूनियन है, वो राज्यों के मध्य समझौते का परिणाम नहीं है, जबकि अमेरिकी जो संघ है वो वहाँ के जो 50 राज्य हैं उनके मध्य समझौते का परिणाम है। अमेरिका में राज्यों को संघ से अलग होने का आपके पास अधिकार नहीं है, क्योंकि वहाँ भी संघ अविभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ है। लेकिन भारत में जो राज्य हैं उन्हें संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। राज्य का विभाजन तो हो सकता है केंद्र सरकार द्वारा, मतलब संसद द्वारा, लेकिन राज्य संघ से अलग नहीं हो सकते। भारत का क्षेत्र, जब हम भारत के क्षेत्र के बारे में बात करते हैं तो थोड़ा ये आपके पास जो वर्ड है वो ब्रॉड हो जाता है। इसके अंतर्गत आपके पास भारतीय जब क्षेत्र की बात की जाती है तो इसमें राज्य भी शामिल होते हैं और केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल होते हैं, और वो क्षेत्र भी शामिल होता है जिन्हें भारत भविष्य में अधिग्रहण कर सकता है, यानी कि पाक अधिकृत कश्मीर। आज भी जो जम्मू कश्मीर की असेंबली थी अभी तक, उसमें 24 सीटें जो है पीओके के लिए छोड़ी जाती थी। तो कहीं ना कहीं मतलब ये जो वर्ड है ना, भारतीय संघ का हिस्सा, यानी कि भविष्य में अगर कोई ऐसा व्यवस्था बनती है तो भारत जो है उसे अधिकृत कर लेगा, ठीक है नहीं। तो भारतीय क्षेत्र का हिस्सा पीओके जो है, ना कि भारतीय संघ का हिस्सा। जब हम भारतीय संघ की बात कर रहे हैं तो ये जो संघ है ये भारतीय क्षेत्र से जो है वो संकीर्ण अवधारणा है, इससे छोटा है। भारतीय जब क्षेत्र की बात करते हैं तो वो एक बड़े स्तर की बात है, बड़े क्षेत्र की बात है। तो यहाँ तक आपका क्लियर हुआ कि संघ शासित क्षेत्र मतलब भारत का क्षेत्र और भारतीय संघ में क्या अंतर है। क्लियर हुआ अब यहाँ तक? आ भी रहा है समझ में ये आप लोगों के? अमेरिका में राष्ट्रपति होता है, वहाँ अध्यक्ष प्रणाली है। हमारे यहाँ संसदीय प्रणाली है, वहाँ अध्यक्ष प्रणाली है। जहाँ जहाँ अध्यक्ष प्रणाली होती है वहाँ पर राष्ट्रपति होता है राज्य का प्रमुख। जहाँ संसदीय प्रणाली होती है वहाँ पर राष्ट्रपति जो है राज्य का नामात्र का शासक होता है, बल्कि जो वास्तविक शक्ति होती है राष्ट्रपति की उनका उपभोग प्रधानमंत्री करता है। अब देखो जम्मू कश्मीर जो पुनर्गठन अधिनियम आया 1919 वो 2019 में, थोड़ी सी चर्चा उसी कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर जो है वो जो आर्टिकल अनुच्छेद 370 था उसके तहत उसे विशेष राज्य का दर्जा दिया हुआ था, और भारत में भारतीय संघ में जो एक जम्मू कश्मीर राज्य ऐसा था जिसका अपना अलग संविधान था, जिसके अपने अलग नियम थे। लेकिन क्योंकि जब थोड़ी सी मैं आपको कहानी बता देता हूँ थोड़ा, जब आपके पास देश आज़ाद हुआ तो ये 3 रियासतें थीं। एक तो जूनागढ़, आगे हम पढ़ेंगे इन्हें, जूनागढ़, और एक आपके पास हैदराबाद, और एक आपके पास JNK, जम्मू और कश्मीर। ये 3 रियासतें ऐसी थी, इन्होंने ना तो पाकिस्तान में शामिल हुए ना ये भारत में शामिल हुए। लेकिन जब आपके पास आज़ादी के जो नेक्स्ट ईयर था उसमें जम्मू कश्मीर में जो राजा हरी सिंह थे, तो पाकिस्तानी जो कबायली हैं आपके पास, एक प्रकार से वहाँ के सेना के जवान थे वो, उन्होंने जम्मू कश्मीर पर अटैक कर दिया। और फिर मजबूरी में राजा हरी सिंह जब भारतीय सरकार के पास सैन्य सहायता के लिए पहुँचे तो PT नेहरू ने यही कहा कि आप सिग्नेचर कर दीजिए भारत में शामिल होने के, फिर हम आपको सहायता देते हैं। तो भारत में शामिल होने के लिए उन्होंने जो है सिग्नेचर किए, और भारतीय सरकार द्वारा उन्हें यह आश्वासन दिया गया कि जम्मू कश्मीर का जो स्टेटस है वो अलग रखा जाएगा, और तभी ये जो अनुच्छेद 370 जो है उसके तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। वहाँ पर जो भूमि के अधिकार थे या वहाँ के जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो अलग था बिल्कुल, ठीक है नहीं। वहाँ पर काफ़ी स्वायत्ता वहाँ दी गई जम्मू कश्मीर को। लेकिन जब केंद्र सरकार ने 2019 में इस मतलब आर्टिकल को हटा दिया तो अब जम्मू कश्मीर जो है वो विशेष राज्य नहीं रहा, वो भारत में जो अन्य राज्य हैं उनके समान, उनके जैसा ही
हो गया अभी, ठीक है। राष्ट्रपति के आदेश द्वारा संविधान संशोधन किया गया 2019 में, और जब से वो जम्मू कश्मीर में लागू है तो वहाँ का जो विशेष राज्य का दर्जा था वो समाप्त कर दिया गया। तो ये जो अधिनियम है जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 1919 वो 2019, तो इसमें क्या बातें हैं, इसमें बात ये है कि एक तो जम्मू कश्मीर जो राज्य है था उसे दो भागों में बांट दिया गया। जम्मू कश्मीर, इसकी विधानसभा के साथ का मतलब यहाँ पर दिल्ली की तरह विधानसभा होगी जैसे दिल्ली में है। उसके बाद कारगिल और लेह, इन दो जिलों को बनाकर जो है लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, ठीक है नहीं। लद्दाख, इसमें विधानमंडल नहीं होगा, और ये कारगिल और लेह जिले इसमें शामिल हो, सीधे ये केंद्र सरकार द्वारा शासित होंगे, ठीक है नहीं। तो ये जम्मू कश्मीर अधिनियम पुनर्गठन अधिनियम जो 2019 आया उसमें ये प्रावधान किए गए। और एक 100वां जो संविधान संशोधन था उसमें भारत सरकार और बांग्लादेश की सरकार के बीच ये समझौता हुआ, क्योंकि जो सीमा पे गांव थे वो इस कदर बटे हुए थे कि कुछ गांव आपके पास भारत के हैं लेकिन वो बांग्लादेश के अंदर हैं, कुछ बांग्लादेश के गांव भारत में हैं। तो भारतीय सरकार और बांग्लादेश की सरकार के मध्य ये समझौता हुआ कि जो गांव बांग्लादेश के भारत की सीमा के अंदर हैं तो उन गांवों को तो आपके पास बांग्लादेश ले लेगा उस एरिए को, और जो गांव भारत के बांग्लादेश हैं तो वहाँ के जो लोग हैं वो भारत के अंदर आ जाएंगे, ठीक है नहीं। तो भारत सरकार बांग्लादेश के मध्य समझौता हुआ, और भारत द्वारा शासित प्रदेशों को प्राप्त करने और बांग्लादेश को कुछ प्रदेशों के हस्तांतरण का जो है इसमें प्रावधान किया गया, ठीक है नहीं। कि भारतीय जो बांग्लादेश से सटे हुए स्टेट हैं उनके कुछ एरिया को बांग्लादेश को दे दिया और कुछ बांग्लादेश के एरिया को भारत ने ले लिया, ठीक है। इस टाइप से 100वें संविधान संशोधन द्वारा ये व्यवस्था की गई। अब बात आती है कि केंद्र जो है उनका प्रशासन किस प्रकार चलता है केंद्रों का, ठीक है नहीं। चलो फिर ज़्यादा नहीं है, ये जल्दी से खत्म कर लेते हैं। तो अगर मैं बात करूँ केंद्र शासित प्रदेशों का शासन कैसा होता है, तो जो केंद्र शासित प्रदेश हैं संविधान में जो भाग 8 है उसमें जो आर्टिकल 239 से 241 तक जो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल हैं और संविधान के भाग 8 में, वहाँ पर केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित बातें हैं। अब यही क्वेश्चन है अपने आप में, क्योंकि वैसे आर्टिकल तो सब याद कर लेते हैं, तो यही क्वेश्चन है कि केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित कौन से आर्टिकल हैं। तो आर्टिकल 239 से 241, संविधान का भाग कौन सा है 8। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक के माध्यम से यहाँ क्या होता है, शासन प्रशासन का कार्य चलता है। और जो केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पर केंद्र का सीधा नियंत्रण है वहाँ पर आपके पास एक प्रशासक नियुक्त किया जाता है केंद्र सरकार के माध्यम से, और जो राष्ट्रपति के एजेंट के रूप में कार्य करता है। वो राज्य का प्रमुख नहीं होता, जैसे राज्यपाल जो होता है राज्यों में वो राज्यों का प्रमुख होता है, लेकिन अगर जो केंद्र शासित प्रदेश सीधे केंद्र सरकार द्वारा या केंद्र के द्वारा शासित हैं वहाँ पर प्रशासक की नियुक्ति होती है, जैसे चंडीगढ़ में, ठीक है नहीं। तो वो आपके पास राज्य का प्रमुख नहीं होता बल्कि राष्ट्रपति के एजेंट के रूप में शासन प्रशासन का कार्य करता है। एक जो केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है जैसे दिल्ली में, पुदुचेरी में, तो यहाँ पर आपके पास जो शासन प्रशासन का काम है वो उपराज्यपाल द्वारा किया जाता है। उपराज्यपाल क्या होता है, जैसे दिल्ली है, पुदुचेरी है, अंडमान निकोबार है, या जम्मू कश्मीर में जब असेंबली का गठन होगा तब वहाँ पर जो, या इस समय है भी आपके पास मनोज सिन्हा वहाँ के उपराज्यपाल। तो ये उपराज्यपाल ये सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रतिनिधि हैं, ठीक है नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट का चुनाव करती है और वहाँ पर जो प्रशासनिक व्यवस्था को ये देखते हैं। जैसे दिल्ली पुदुचेरी में विधानसभा तो यहाँ के खुद निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं, और उपराज्यपाल जैसे राज्यपाल स्टेटों में केंद्र सरकार के प्रतिनिधि होते हैं, ऐसी इन स्टेटों में भी जो उपराज्यपाल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि हैं, ठीक है नहीं। प्रशासक उन क्षेत्रों में जहाँ पर सीधे सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट का के अंडर में होते हैं वो क्षेत्र, जैसे आपके पास चंडीगढ़ है, दादरा नगर हवेली है, दमन द्वीप है, लक्षद्वीप, ये जो आपके पास केंद्र शासित प्रदेश हैं जिन पर सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा सीधा कंट्रोल किया जाता है, वहाँ पर किसकी नियुक्ति होती है, प्रशासक की। उपराज्यपाल उन क्षेत्रों में जहाँ पर
जो केंद्र शासित प्रदेश तो हैं लेकिन वहाँ पर विधानसभा है, जैसे दिल्ली पुदुचेरी में। अंडमान निकोबार में विधानसभा तो नहीं है लेकिन वहाँ पर भी उपराज्यपाल है, ठीक है नहीं। जम्मू कश्मीर में जैसे असेंबली बनेगी तो वहाँ भी अभी भी है, वहाँ तो उपराज्यपाल, ठीक है नहीं। केंद्र शासित प्रदेशों में फिलहाल इस समय दिल्ली और पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर तीसरा राज्य होगा। ये 3 राज्य ऐसे होंगे केंद्र शासित प्रदेशों में जहाँ पर मुख्यमंत्री की व्यवस्था है, जहाँ पर प्रशासन के लिए मुख्यमंत्री को जनता द्वारा चुना जाएगा, ठीक है नहीं। तो ये आपके पास वहाँ पर मंत्री परिषद का प्रावधान होगा 3 केंद्र शासित प्रदेश में। क्वेश्चन आ सकता है कि भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहाँ पर विधानसभा का प्रावधान है या मंत्री परिषद की व्यवस्था है। तो 3, दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर। दिल्ली में क्या है, दिल्ली में आपके पास अपनी विधायिका है। दिल्ली राज्य का क्योंकि दर्जा है उसे दिल्ली को, ठीक है नहीं, पूर्ण राज्य का नहीं है, वैसा राज्य का है। और राज्य सूची की जो विषय है उन पर कानून बनाने का जो है दिल्ली सरकार को पूरा अधिकार है। केवल सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस और भूमि, ये 3 सब्जेक्ट जो है केंद्र सरकार के अंडर में है। और बाकी राज्य सूची के जो भी विषय हैं उन पर दिल्ली सरकार यानी केजरीवाल जी जो मुख्यमंत्री हैं वो कानून बना सकते हैं। जम्मू और कश्मीर ये भी वही जो दिल्ली की स्थिति है वही सेम इनकी स्थिति होगी, ठीक है नहीं। यहाँ भी जो सार्वजनिक व्यवस्था है पुलिस को छोड़कर बाकी अन्य मामलों पर वहाँ की गवर्नमेंट रूल्स बना सकती है। पुदुचेरी का भी यही सिस्टम है। और संविधान में जो अधिग्रहित क्षेत्र हैं के प्रशासन के लिए अलग से कोई व्यवस्था नहीं है, ठीक है नहीं। जो भी अधिग्रहण हुआ क्षेत्रों का उनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अलग से कोई व्यवस्था नहीं है, ठीक है। केंद्र सरकार या संसद अपने स्तर पर कुछ कर सकती है जो भी करना है। उसके बाद कानून बनाने की जो संसद की पावर है यानी केंद्र शासित प्रदेश या राज्य के संदर्भ में जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की जो कानून बनाने की जो संसद की पावर है उसके बारे में बात करेंगे। जैसे केंद्र शासित प्रदेश हैं तो उनके लिए संसद तीनों सूची पर, संघ सूची पे भी, राज्य सूची पे भी और संवर्धित तीनों सूचियों पर कानून बना सकते केंद्र शासित प्रदेशों में। राष्ट्रपति जैसे अंडमान निकोबार समूह है, लक्षद्वीप है, दादरा नगर हवेली है, ठीक है नहीं, यहाँ के लिए नियम बना सकता है सीधे सीधे। और केंद्र शासित प्रदेश तीनों मतलब आपके पास केंद्र शासित प्रदेशों के लिए संसद तीनों सूचियों पर कानून बना सकती है। और जो केंद्र शासित प्रदेश है सीधा केंद्र का नियंत्रण है तो राष्ट्रपति वहाँ पर नियम बना सकता है। और राष्ट्रपति ने जो भी नियम बनाए हैं उनकी पावर उतनी वैसी ही होगी जैसे संसद द्वारा जो बनाए गए कानून हैं उनके ही आपके पास इक्वल में पावर होगी राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियमों की केंद्र शासित प्रदेशों के लिए। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद 7वां संविधान संशोधन आया और इसमें ये बात कही गई आपके पास कि आपके पास जो सामान्य मामले हैं उनमें भारत में एक जोनल काउंसिल का भी प्रावधान होगा, यानी कुछ क्षेत्र अगर ऐसे हैं जहां पर आपके पास शासन प्रशासन के लिए जोनल काउंसिलिंग का भी प्रावधान किया जा सकता है। अब हम दिल्ली के संदर्भ में पढ़ेंगे कि दिल्ली के संदर्भ में विशेष प्रावधान क्या है। दिल्ली जो स्टेट है उसका गठन 69वें संविधान संशोधन द्वारा 1991 में गठित की गया। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR घोषित कर दिया गया। जब आप कभी न्यूज पढ़ते होगे तो आप देखते होगे कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली लिखा हुआ आता है या NCR एरिया आता है लिखा हुआ। NCR का मतलब नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के रूप में जो आपके पास दिल्ली को दर्शाया गया है, परिभाषित किया गया किस संविधान संशोधन द्वारा, 69वें संविधान संशोधन द्वारा। कई बार क्वेश्चन आया है कि दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया, तो 69वें संविधान संशोधन के द्वारा। दिल्ली में जो इस समय असेंबली है, विधानसभा है, 70 सदस्य हैं और टोटल विधानसभा सदस्यों का 15%, यानी कि आपके पास 7 सदस्य ही वहाँ मंत्री बन सकते हैं, ठीक है नहीं, 10% ही दे रखा है इसमें, ठीक है। मंत्री बन सकते हैं यहाँ पर, मंत्रिपरिषद 7 सदस्यों की।
अगर मान लो किसी स्टेट में वहाँ का जो शासन प्रशासन का काम अगर संविधान के हिसाब से नहीं चल रहा है जा रहा, ठीक है नहीं, तो वहाँ पर अनुच्छेद जो 356 है उसके तहत राष्ट्रपति शासन लगाने की व्यवस्था है। यानी अगर कोई भी भारत का स्टेट है, भारतीय संघ का कोई भी अगर राज्य है, वहाँ पर अगर असेंबली है और वहाँ की कानून व्यवस्था अगर संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चल रही आपके पास, तो वहाँ का जो राज्यपाल होगा या वहाँ का उपराज्यपाल होगा उसे ये अधिकार होगा कि वो उस राज्य की व्यवस्था के संदर्भ में राष्ट्रपति को आपके पास लेटर लिख सकता है और राष्ट्रपति से वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर सकता है या कह सकता है। राष्ट्रपति अगर उनके जो भी उन्होंने आपके पास कारण भेजे हैं उनसे संतुष्ट हो जाते हैं तो अनुच्छेद 356 के तहत उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाता है। और जब उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो वहाँ की जो राज्य सरकार है वो बर्खास्त हो जाती है, ठीक है नहीं, और वहाँ जो शासन प्रशासन का कार्य है वो राष्ट्रपति अपने प्रतिनिधि के माध्यम से चलाता है जब तक नई सरकार का गठन नहीं होता, ठीक है नहीं। और जिस प्रकार राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की पावर होती है उसी प्रकार राज्य के राज्यपाल या उपराज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की पावर होती है। और उनके द्वारा जो जारी किया गया अध्यादेश है वो राष्ट्रपति के द्वारा जारी किया गया देश के बराबर ही 6 सप्ताह तक ही वैलिड होता है। उस 6 सप्ताह के अंदर विधानसभा या आपके पास विधानसभा द्वारा अनुमोदित होना जरूरी होता है, ठीक है नहीं। और इस अध्यादेश की जो पावर होती है वो कानून के समान ही होती है। अगर आपके पास कोई ऐसा मंत्री या उपराज्यपाल, जैसे दिल्ली में केजरीवाल जी हैं या वहाँ के राज्यपाल हैं, उनके मत बीच कोई अगर मतभेद हो जाता है तो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है उपराज्यपाल उस मामले से राष्ट्रपति को अवगत कराता है और फिर राष्ट्रपति जैसा उनसे कहेगा उसके अनुसार वो निर्णय लेता है, ठीक है नहीं। इसलिए केजरीवाल जो है कहते रहते हैं कि हमें दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दीजिए, मतलब उपराज्यपाल हमें काम नहीं करने दे रहे, मोदी सरकार हमें काम नहीं करने दे रही, इसलिए केजरीवाल जो है कहते रहते हैं। अब आता है केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कुछ समितियां हैं। भारत सरकार का जो नियम है 1961 का, उसमें गृह मंत्रालय केंद्र शासित प्रदेशों के लिए नोडल मंत्रालय, ये अपने आप में क्वेश्चन है कि केंद्र शासित प्रदेशों के लिए नोडल मंत्रालय का कार्य कौन करता है। प्रधानमंत्री का ऑफिस, गृह मंत्रालय, ठीक है नहीं, रक्षा मंत्रालय, या मतलब आपके पास नॉर्थ ईस्ट राज्यों की परिषद, इस टाइप से आप बातें कर सकते हैं। तो जितने भारत में केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके लिए जो कानून बनाने का कार्य है वो आपके पास कौन करता है, या मतलब नोडल मंत्रालय कौन है उसके लिए नोडल मंत्रालय है गृह मंत्रालय। फिर सभी 5 जो केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पर विधायिका नहीं है, जैसे अंडमान निकोबार है, चंडीगढ़ है, दादरा नागर हवेली है, दमन और दीप, दादरा नागर हवेली व दमन और दीप, लद्दाख है और लक्षद्वीप, ये 5 जो है केंद्र शासित प्रदेश यानी अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादरा नागर हवेली और दमन दीप और लक्षद्वीप और लद्दाख, इनके लिए जो आपके पास गृह मंत्रालय एक सलाहकार समिति का गठन कर सकता है जो प्रशासनिक सलाहकार का फोरम है। यानी कि गृह मंत्रालय को रिपोर्ट करने के लिए यहाँ के प्रशासन से संबंधित प्रशासनिक सलाहकार समिति का गठन हो सकता है जो गृह मंत्रालय को रिपोर्ट करेगा। तो पहला तो हम बस इतना हमें याद रखना है कि केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जो नोडल मंत्रालय है वो गृह मंत्रालय है, और जो प्रशासनिक सलाहकार समिति होगी इन राज्यों के प्रशासन से संबंधित उसकी जो अध्यक्षता की जाएगी वो केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा की जाएगी। ये भी आप याद रख लेना, ये अपने आप में क्वेश्चन है कि केंद्र शासित प्रदेशों में गृह मंत्रालय, केंद्र शासित प्रदेशों में गठित प्रशासनिक सलाहकार समिति की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है, गृह मंत्री के, क्या ठीक है, ज़्यादा नहीं है, बस थोड़ा सा बस ये है ना। तो देखो ये राज्य के बारे में मैंने आपको बता दिया कि केंद्र का राज्य के साथ कैसे संबंध होता है।
जैसे केंद्र के साथ यहाँ राज्य का संबंध होता है संघीय, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश का संबंध होता है एकात्मक, सीधा केंद्र सरकार के अंडर में होता है। यहाँ पर क्या होता है, शक्तियों का बंटवारा है। संविधान से राज्य को अलग शक्ति मिली है, राज्य अपने विषय पर कानून बनाने के लिए स्वतंत्र है और संघ अपने विषय पर। लेकिन यहाँ पर क्या है, सीधा इनका शासन केंद्र शासित प्रदेशों का सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। यहाँ पर राज्यों को पूर्ण रूप से स्वायत्ता है अपने विषय पर कानून बनाने की, लेकिन यहाँ पर स्वायत्ता नहीं है, केंद्र द्वारा ये प्रशासित होते हैं। प्रशासनिक व्यवस्था में एक रूपता होती है राज्य में, ठीक है नहीं, यहाँ प्रशासनिक व्यवस्था में एक रूपता नहीं होती। एक रूपता का मतलब एकीकृत, यानी कि आपके पास जैसे सेंटर में मुख्य प्रधानमंत्री होता है, ठीक है नहीं, और फिर मंत्रिपरिषद होती है, ऐसी राज्य में भी मुख्यमंत्री होता है और मंत्रिपरिषद होती है। तो यहाँ केंद्र में इसमें एक रूपता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है केंद्र शासित प्रदेशों में। यहाँ राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख है, यहाँ पर आपके पास ऐसा नहीं है। यहाँ के जो वो जो होता है अधिकारी प्रशासन के लिए, उसे अलग अलग नामों से जाना जाता है, यानी कि प्रशासक भी कहा जाता है, उप राज्यपाल भी कहा जाता है और मुख्य आयुक्त भी कहा जाता है। ये राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में काम करता है, एजेंट के रूप में। यहाँ पर संसद जो है अति विशिष्ट परिस्थितियों को छोड़कर राज्य सूची पर कानून नहीं बनाती, यानी कुछ परिस्थितियाँ ऐसी अगर क्रिएट हो गई हैं जहाँ पर राज्य सूची के विषय पर कानून बनाना जरूरी है, जैसे राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है किसी राज्य में, तो संसद कानून बनाएगी, या राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ है, वरना राज्य जो है अपने विषय पर कानून बनाने के लिए स्वतंत्र है। जबकि यहाँ पर क्या है, केंद्र शासित प्रदेशों के संदर्भ में राज्य सूची या तीनों सूचियों के संदर्भ में जो कानून बनाने का पावर है वो संसद की है। ये कुछ राज्य पुनर्गठन आयोगों के नाम हैं, जैसा आपके पास रिजले आयोग जो था, ये इन्होंने बंगाल विभाजन की अनुशंसा की थी भाषा के आधार पर। एक मोतीलाल नेहरू की समिति ने जो है राज्यों का बंटवारा जनसंख्या, भौगोलिक और आर्थिक, भाषा और जनता की इच्छा के आधार पर कहा था। संवैधानिक सुधार समिति ने सिंध प्रांत का बंटवारा सांप्रदायिक आधार पर किया था। ये 3 आयोग मोस्ट हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में काफ़ी फेमस हैं। धर आयोग ने कहा था कि भौगोलिक और प्रशासनिक कारणों या सांस्कृतिक आधार पर जो है राज्यों का बंटवारा हो। जेपी समिति जो है, यानी कि आपके पास एक तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जे से जवाहरलाल नेहरू, पी से आपके पास और एक थे वल्लभ भाई पटेल, ठीक है नहीं, बी से वल्लभ भाई पटेल, पी से आपके पास तीसरे व्यक्ति और थे, ध्यान नहीं आ रहा। तो उन समिति ने कहा कि राज्यों का जो बंटवारा है उन्होंने अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा अगर बंटवारा होता तो भाषा के आधार पर हो, और फजल अली आयोग बना, उन्होंने राज्यों का बंटवारा जो है भाषा के आधार पर करने के लिए कहा। तो क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि निम्नलिखित में से किस आयोग का संबंध राज्यों के पुनर्गठन से है, फजल अली आयोग, जेबीबी समिति आयोग या धर आयोग। तो आपके पास तीनों का संबंध है राज्यों के उससे, ठीक है। अगर वहाँ क्वेश्चन पूछेगा तो एक ये देगा और बाकी 3 दूसरे देगा, तो आपको याद रखना है। और इसमें एक बात आपको ये भी याद रखनी है, जैसा आपके पास फजल अली आयोग है, तो फजल अली आयोग के सदस्यों के नाम, ठीक है नहीं, तो फजल अली आयोग के जो सदस्यों के नाम है वो भी आपको याद रखना है। तो राज्य पुनर्गठन से संबंधित जो फजल अली आयोग है उसके सदस्यों के 1 मिनट में आपको नाम बता देता हूँ, वो नाम यहाँ लिख लोगे तो अच्छा होगा। ये कौन कौन थे आपके पास फजल अली आयोग में? 3 लोग थे ये, ठीक है नहीं। एक KM, इनके नाम याद रख लीजिए। फजल अली तो थे ही थे एक अध्यक्ष, एक जो सदस्य थे वो KM पणिकर, KM पणिकर। एक कौन थे आपके पास? एक थे HN कुंजरू, HN कुंजरू, एक ये थे आपके पास, ठीक है नहीं। तो इस आयोग में आपके पास 2 सदस्य थे, एक फजल अली खुद अध्यक्ष थे। तो यही लास्ट आयोग था जिसने राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर किया, और भाषा के आधार पर पहला राज्य जो बना वो कौन सा बना? आंध्र प्रदेश।
पहला राज्य बना भाषा के आधार पर। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन है, अभी तक रुके हुए हो भाई सिंपी? है अभी तक आपके उसमें जो है नेट काम कर रहा है? कोई बात नहीं, अब ये 6-7 क्वेश्चन है, नहीं देख लीजिए, बाकी हो चुका है ना। देखो ये क्वेश्चन है कुछ इसके नीचे चैप्टर के, इन्हें हम कर लेते हैं। जैसे संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत, पहला अनुच्छेद क्या कहता है? भारत राज्यों का संघ होगा। संविधान प्रवर्तन के समय राज्यों को 4 श्रेणियों में बांटा गया, ठीक है नहीं। और इन श्रेणियों को किस वर्ष समाप्त कर दिया गया? 1956 में। यानी संविधान निर्माण के समय जो 4 श्रेणियां बनाई गई थी, राज्यों को बांटा गया, उसे 1956 में समाप्त कर दिया गया। मतलब वो कौन से रजवाड़े हैं जिन्होंने भारत में विलय होने के बाद किन 3 राज्यों में शामिल होना विलंबित किया, यानी कि वो कौन सी रियासतें हैं जो भारत में देर से शामिल हुई। तो मैंने आपको बताई थी जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर, ये 3 मैंने आपको रियासतें बताई थी, ठीक है। एक क्वेश्चन है, 500 से ज़्यादा जो देसी रियासतें थीं उन्हें भारत में शामिल करने का श्रेय किसे जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ये भारत के पहले गृह मंत्री थे, पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्हीं को जाता है भारतीय राज्यों को शामिल करने का श्रेय, मतलब भारत में 526 देसी रियासतों को शामिल करने का श्रेय। भारत की देसी रियासतों को विलय करने में किन 2 व्यक्तियों का योगदान रहा? एक तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का, एक उनके सचिव थे बीपी मेमन। सचिव थे या राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे शायद, ठीक है नहीं, ये एक बार चेक कर लेना, ठीक है। तो इन 2 व्यक्तियों को जाता है आपके पास भारतीय देसी रियासतों को भारत में शामिल करना। हाल ही में किस राज्य का विशेष राज्य का दर्जा खत्म किया गया? जम्मू और कश्मीर का, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ तक अपना जो है लेक्चर कंप्लीट होता है। अध्याय 4 हम कर चुके हैं और हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे अध्याय 5 नागरिकता। एक एक अध्याय इसलिए कराया जा रहे हैं, थोड़ा टाइम तो लगेगा पर जल्दी कर लेंगे कि आपका जो है, और जब हमें टाइम मिलेगा तो कई अध्याय भी करा देंगे एक साथ। लेकिन ये है कि अभी जितना टाइम हो उतना करा रहे हैं। अध्याय 4 हो चुके हैं, अध्याय 5 हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। जब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, रिवीजन करते रहिए, और अगर आपको अच्छा लगता है ये पठन पाठन का कार्य तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसकी PDF पॉलिटी की टेलीग्राम चैनल लक्ष्य IAS PCS के नाम से आप वहाँ जुड़िए, वहाँ पर मैं डाल दूँगा, वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है नहीं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नागरिकता, सिटीजनशिप। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। जुड़े रहिए लक्ष्य IAS PCS के साथ। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में।